हेलो एवरीवन, आज से स्टार्ट करेंगे अपना एक नया यूनिट एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में। तो एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 1, जिसके अंदर आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट समझेंगे और एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नाल होती है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, वो सारी चीजें आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पहले अपन डाइजेशन की बात करते हैं। पाचन किसे कहते हैं, डाइजेशन किसे कहते हैं। अब चूंकि अपना जैसा ये चैप्टर चल रहा है उसके अनुसार यदि अपन बात करें तो डाइजेशन का मतलब क्या है। प्रकृति के अंदर कोई भी जीव जंतु है वो एकदम से सरल भोजन नहीं ग्रहण करता। उसके सामने जो भोजन है वो कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है, जटिल प्रकार का होता है। उसे अपने कोशिकाओं में बने हुए विभिन्न एंजाइमों की मदद से उस भोजन को थोड़ा तोड़ना पड़ता है। उसके बाद में वो भोजन जो है वो सरल अणुओं में टूटता है, उसको वो एब्जॉर्ब करता है और उसे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड, अब कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर क्या आएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे प्रोटीन्स, जैसे विटामिन्स, जैसे फैटी एसिड्स या फैट्स, ये सब कॉम्प्लेक्स फूड में आते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स फूड है उसे सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन, ठीक है। अब जब सिंपल फूड बन जाता है तो उस सिंपल फूड को किया जाता है एब्जॉर्ब, तो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद जो सिंपल फूड है वो और ज्यादा ब्रेक होता है, टूटता है, और इसके टूटने से एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से सभी जीव अपना अपना काम चलाते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, जो कॉम्प्लेक्स फूड अपन खा रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड को पहले सिंपल फूड में कन्वर्ट करना है, सिंपल फूड को और ज्यादा एब्जॉर्ब करके और सिंपल तोड़ सकते हैं तो उसे तोड़ना है, फाइनली उससे ऊर्जा निकालनी है और उस ऊर्जा से अपने काम को करना है। तो ये तो एक बार छोटी सी बात हो गई। फिर उसके बाद में अपन टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डाइजेशन। टाइप्स ऑफ डाइजेशन का मीनिंग क्या है, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, थोड़ा सा ये ट्रिकी चीज है। डाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रासेलुलर और एक होता है इंटरसेलुलर। तो इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूं। पहला टाइप है, इसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर का मतलब हो गया सेल के अंदर। सेल के अंदर यदि डाइजेशन हो रहा है तो हम इसे कहेंगे इंट्रासेलुलर। अब ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैसे होगा, देखो समझाता हूं मैं। मान लीजिए कि कोई एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीवों में भी ऐसा कम पाया जाता है बट होता है। एक कोशिकीय जीव है, ये सेल भी है, ये ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है। ये सेल है और यही है वो ऑर्गेनिज्म भी है, जीव भी है। अब इसके सामने ना ये फूड पड़ा हुआ है,
ये इसका मान लो कोई फूड है, कार्बोहाइड्रेट है या जो भी कुछ जो खाता है ये फूड है। ये क्या करेगा, इसको अपटेक करेगा, प्रोसेस को कहेंगे एंडोसाइटोसिस। और जब ये इसको अपटेक करेगा तो इस प्रकार से ये फूड है इसकी बॉडी के अंदर या इसकी सेल के अंदर आ जाएगा, अंदर आ गया। और अब क्या कर रहा है, ये इस फूड को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में या सिंपलर अणुओं में तोड़ रहा है, और सिंपल अणुओं में तोड़ने के बाद में आराम से मजे से इसको खाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। कहां हुआ, सेल के अंदर हुआ, तो इसे हम इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएगा देखो, जैसे इसके एग्जाम्पल में आएगा प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय होते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इसमें आ जाएगा पोरीफेरा, इसमें आ जाएगा सिलेंट्रेटा, इसमें आ जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर। अब समझिए सेल के बाहर वाला डाइजेशन, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कैसे होता है वो समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये हमारी आहार नाल है, और ये आहार नाल का कोई सा एक भाग है, ठीक। और इस आहार नाल की जो भित्ति है, दीवार है, ये उसकी कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं, ये है आहार नाल, एलिमेंट्रिक कैनाल। और ये एलिमेंट्री कैनाल का कोई सा भी पार्ट हो सकता है। तो अब क्या हुआ, हमने खाना खाया मान लो, तो ये आया फूड, यहां पे ये फूड है, ठीक है। हमारे इन सेल्स ने डिफरेंट प्रकार के एंजाइम्स हैं वो रिलीज किए, और एंजाइम के रिलीज करने से ये एंजाइम्स है, ये क्या है, एंजाइम्स, पाचक एंजाइम्स है, रिलीज किए और रिलीज करके इस आहार नाल में डाल दिए। आहार नाल में भी अलग अलग हिस्सों के अंदर अलग अलग टाइप के फूड का डाइजेशन होता है, बट एक बार अपन इन जनरल बात कर रहे हैं। फूड को आहार नाल यानी एक खाली पाइप है उसके अंदर तोड़ा जाएगा, ये टूट गया सिंपलर अणुओं में। तो डाइजेशन कहां हुआ, सेल के बाहर हुआ ना, उस पिछले की तरह सेल के अंदर तो नहीं हुआ। हां बॉडी के अंदर हो रहा है, बट किसी सेल के तो बाहर ही हो रहा है, सेल के अंदर थोड़ी हो रहा है, वो पाइप के अंदर हो रहा है। जब यहां से डाइजेशन हो जाएगा तब इसे वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, डाइजेस्टेड मटेरियल को। डाइजेस्टेड मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाएगा आराम से, और जब डाइजेस्टेड मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हम इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। क्योंकि डाइजेशन कहां पे हो रहा है भैया, डाइजेशन तो सेल के बाहर हुआ है, बॉडी के अंदर तो हुआ बट सेल के तो बाहर हुआ ना, तो ये कहलाता है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। क्लियर है। अब इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा देखो, इंसान खुद ही आते हैं, हायर एनिमल्स वगैरह ये आते हैं, इसमें कुछ सिलेंट्रेटा भी आते हैं। तो सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल दोनों में आ गया, सिलेंट्रेटा। प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के कोर्डेटा तक
प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कोर्डेटा, सारे के सारे आ गए यहीं पे। तो एक बड़ा ग्रुप है जहां पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। तो ये तो हुआ अपने पास में डाइजेशन के प्रकार के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं। हमारे पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में कौन कौन से में बांटेंगे? एक तो हो जाएगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल, 2 पार्ट्स। अब इसमें मैं ज्यादातर जो है वो बातें करूंगा ह्यूमन के हिसाब से, बाकी अपन रैबिट का भी कहीं एग्जाम्पल आएगा तो ले लेंगे। तो 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी जो ग्रंथियां हैं वो सारी आ जाएंगी, और एक एलिमेंट्री कैनाल आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे आज। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के बारे में बात करते हैं आज अपन। उसके विभिन्न भागों को समझेंगे, उनके विभिन्न भागों के जो है वो कार्यों को समझेंगे। एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं अपन। अब एक और चीज सुनिए मेरी, अगर अपन बात करें एनिमल्स के हिसाब से, तो जब एनिमल अपनी एम्ब्रियो स्थिति में होता है, एम्ब्रियो स्टेज में होता है, तो एम्ब्रियो स्टेज में एनिमल के पास में 3 लेयर्स होती हैं जिन्हें हम 3 जर्म लेयर्स कहते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। गैस्ट्रुलेशन के बाद बनती है, थोड़ा पता है? शरीर की सारी कोशिकाएं, सारे अंग, पूरे की पूरी जो बॉडी है वो इन्हीं 3 लेयर से बनती है। अब अपन एक बार केवल और केवल किसकी बात करेंगे? आहार नाल के हिसाब से। तो आहार नाल के विभिन्न भाग, एलिमेंट्री कैनाल के जो डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट पोर्शंस हैं, वो डिफरेंट लेयर्स से मिलके बनते हैं। तो मैं आपको वो बता रहा हूं कि बेस्ड ऑन ओरिजिन या बेस्ड ऑन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के आधार पे बात करें अपन, तो जैसे देखो 3 भाग है। एक को कहते हैं फोरगट, फोरगट आगे का भाग है, इसे कहते हैं स्टोमोडियम। दूसरा जो भाग है इसे कहते हैं मिडगट, मिडगट को कहते हैं मीजोडियम। और जो तीसरा भाग है इसे कहते हैं हाइंडगट, पश्चनाल, इसे कहते हैं प्रोक्टोडियम। पहले तो आप ये समझो, हमने आहार नाल को पहले तो 3 इन भागों के अंदर विभाजित कर दिया, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। क्लियर? अब उसके बाद में दूसरा देखो, फोरगट में कौन कौन से भाग आते हैं? फोरगट है वो बनती है एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म से बनी। और इसमें कौन कौन से भाग आएंगे देखो, फोरगट के अंदर आता है मुंह का जो कैविटी है हमारा, वो इसे कहते हैं बक्कल कैविटी या इसे कहते हैं ओरल कैविटी। बक्कल या ओरल कैविटी, जो मुंह है उसका जो भाग है वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। दूसरा मिडगट, मिडगट बनती है एंडोडर्म से, एंडोडर्म।
एक्टोडर्म से। अब इसमें क्या क्या आएगा, देखो इसके अंदर एक तो आता है फेरिंक्स। मुझे ना थोड़ा सा ये जूलॉजी वाले टर्म्स की हिंदी कम आती है, आप भी थोड़ा सा इंग्लिश में याद करने की कोशिश करें, थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए भी। फेरिंक्स आएगा, इसोफेगस आएगा। अब मैं सब समझाऊंगा आराम से, जो बॉटनी वाले स्टूडेंट है उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जूलॉजी वालों को तो पहले से ही आता है। इसोफेगस, फिर आता है इसमें स्टोमक, स्टमक, यहां आएगा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और ये देखो एक क्रम भी है कि सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद में फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद में इसोफेगस, फिर आएगा अपना स्टमक, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, और अब हाइंड गट का पार्ट क्या है। हाइंड गट बनता है एक्टोडर्म से, ये वापस से एक्टोडर्म से बनता है। इसका मतलब मीजोडर्म कहीं काम नहीं आ रही है, एक्टोडर्म से बनता है। एक्टोडर्म से बनने वाला ये भाग, इसमें आता है एक तो एनल कैनाल, और एक आता है एनस। अब आपको और मैं तरीके से थोड़ा सा जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं बता देता हूं। तो ये तो एक बार 3 भाग हो गए हमारे आहार नाल के। अब अपन एक आहार नाल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, बिना ग्लैंड्स के, ग्रंथियों के हिसाब से बाद में बात करेंगे, पहले एक बार ऐसे समझ लेते हैं। देखो मान लो कि ये है किसी का चेहरा, और ये नाक है, और ये होठ है, एक बार ऐसे ही बन गया जैसे भी बन रहा है। हाँ ठीक है भी। अब एक चीज समझिए, हमारा जो मुंह है, इस मुंह के ऊपर वाला जो हिस्सा जिसको अपन तलवा बोलते हैं, तालवा या तलवा, ऊपर वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं पैलेट। ये एक रूफ है, माउथ की रूफ है। ये पैलेट ऊपरी होठ से लेके ऐसे यहां तक की है, समझना एक बार बात को। और जो हमारी जीभ है, ये जीभ रही हमारी इस तरीके से, एक बार मैं ऐसे बना देता हूं, ये हमारी जीभ है, ठीक है। तो तड़वे और जीभ के बीच में जो गैप है उसे कहते हैं ओरल कैविटी, बकल कैविटी, मुखीय गुहा। लेकिन इस तलवे के ऊपर जो नाक के अंदर का स्पेस है, नेजल कैविटी, वो प्रेजेंट है। यानी कि ये जो नाक है, इसकी कैविटी प्रेजेंट है। तो पहले तो आप ये समझें कि 2 प्रकार की कैविटी हो गई, एक तो मुंह की कैविटी और एक इसके ऊपर नाक की कैविटी। और जो ऊपर वाला तलवा है, ये तलवा आगे जाके खत्म हो गया। तो जो नाक वाली कैविटी है और जो जीभ के वाली कैविटी है, वो दोनों कैविटी एक ही ओपन स्पेस में खुलती है। ये अपनी आहार नाल है। लेकिन हमारे आहार नाल के आगे की साइड में ये ट्रैकिया है। तो अपने को 2 तो पढ़ने नहीं है, एक पढ़ना अपने को। आगे वाला जो है वो ट्रैकिया है, यानी कि श्वसन वाला नाल। अब है ना, एक बार मैं जितना डायग्राम बना है उसको समझा देता हूं, आप एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखो सबसे पहले ये जो स्पेस है मुंह के अंदर वाला, ये वाला स्पेस, इसे बोलते हैं ओरल कैविटी, मुखीय गुहा, ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी के ऊपर नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी। तो जो बीच वाला भाग है
इस बीच वाले भाग को बोलते हैं पैलेट, इसे अपन बोल देंगे पैलेट, तड़वा जिसको बोल रहे हैं। ये बनाई है मैंने टंग, क्लियर। अब आप जरा देखिए ध्यान से कि ये जो टंग है उसके पीछे और उसके पीछे ये जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस, इस स्पेस में नाक वाली जो लाइन है वो भी आ रही है, नाक की जो नली है वो भी आ रही है, और मुंह की नली है वो भी आ रही है। ये कॉमन सा स्पेस है जहां पे दो नलियां आके एक साथ खुल रही है। एक बार मैं आपको समझाने के हिसाब से बताता हूं। जैसे सपोज करो कि ये कोई इस तरीके का सा सिस्टम है, तो एक नाला तो ये है और एक नाला ये है, और ये दोनों नाले यहां के खुल रहे हैं, तो ये वाला जो स्पेस है इसे बोलते हैं फेरिंग्स। इसे क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। फेरिंग्स। फेरिंग्स आगे जाके खुलता है इसोफेगस के अंदर। इसोफेगस। अब एक बार छोटा सा अपन है ना इसकी बात कर लेते हैं, ट्रैकिया के बारे में हल्की सी बात। क्या है यहां पे देखो, जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया में अपने को ट्रैकिया का जो ऊपर वाला पार्ट है, उस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं लिरिंक्स। ये पार्ट कहलाता है लैरिंक्स। लैरिंक्स। लैरिंक्स के ऊपर एक हल्का सा ढक्कन जैसा पार्ट है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। जब अपन खाना खाते हैं तो जब निगलते हैं तो आप एक बार कुछ निगल के देखो, जोर लगता है यहां पे, तो एपिग्लोटिस है वो ट्रेकिया को बंद कर लेता है, जिससे कि जो हम खाना निगल रहे हैं वो ट्रेकिया के अंदर ना जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ना जाए, और वो खाना इधर से, वो खाना जो है वो इधर से होके इस वाली लाइन में चला जाए, क्योंकि ये आहार नाल की लाइन है। वेल, ये तो हो गया इसोफेगस। अब इसोफेगस के बाद में, इसोफेगस नीचे आता है, एक लाइन सी है, ये लंबी सी पाइप सी है, और ये लंबी सी पाइप अब जे आकार का हमारा स्टमक होता है, उस जे आकार के स्टमक में कुछ इस प्रकार से स्टमक है, इसमें आके खुलती है। तो ये स्टमक हो गया। अभी ना काम की चीजें समझते हैं अपन। जो हमारी इसोफेगस है, ये इसोफेगस स्टमक के अंदर आके यहां पे खुलती है, इसे कहते हैं कार्डिया। कार्डिया पार्ट है, ये स्टमक का पार्ट है। फिर उसके बाद में ये वाला पार्ट आता है, इसे बोलते हैं फंडस। कार्डिया, कार्डिया के बाद में ये आ गया फंडस। फंडस के बाद में जो मेन स्टमक है ये कहलाता है बॉडी। बॉडी। और स्टमक का आगे का पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुलता है, इस पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक। ये चारों के चारों पार्ट्स क्या हैं? स्टमक है। तो स्टमक के 4 पार्ट्स हैं, वो हो गए। अपन एक एक करके सारी चीजें ही देखेंगे, बट एक बार के लिए आप इतना सा ही समझें। फिर आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। यदि आप स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करो तो काफी लंबी सी, और मैं ना अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा टाइम ऐसे ना वेस्ट करते हुए एक बार हल्का फुल्का बना लेता हूं। देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इतनी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो कि स्टमक से जुड़ा हुआ है, यानी पाइरोलिक से जुड़ा हुआ है,
इसे हम कहते हैं ड्यूडिनम। ये वाला भाग ये कहलाता है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम ड्यूडिनम के बाद वाला भाग है वो कहलाता है, जैसे ये इतना भाग हो गया, इसे बोलेंगे अपन जेजुनम। जेजुनम जेजुनम और जेजुनम के बाद वाला जो पूरा भाग है इसे हम कहते हैं इलियम। और ये तीनों के तीनों भाग है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। एक एक करके मैं समझा दूंगा, अलग से बना दूंगा, तो आपको काफी सारी चीजें तो समझ में भी आएगी। अब ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का वो भाग जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, यानी ये ग्रीन कलर का ये भाग, इसको बोलते हैं सीकम। सीकम। फिर इस लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे आगे बढ़ती है, इसको बोलते हैं असेंडिंग। फिर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। फिर ये वापस नीचे आती है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। तो असेंडिंग, डिसेंडिंग ऐसे। और फिर उसके बाद में ये इस प्रकार से थोड़ा सा एस आकार की सी होती है, इसे बोलते हैं सिग्मोइड। तो 4 भाग हो गए। पहला भाग ये है, इसे बोलते हैं सीकम। सीकम। फिर सीकम के ऊपर जो चढ़ रहा है भाग, इस भाग को बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन। इस वाले भाग को बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन। इस वाले भाग को बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, नीचे उतरना। डिसेंडिंग कोलोन। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन। तो ये सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये तीनों, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक। अब लास्ट 2 पार्ट बचे। स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट वाला सा जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम। और लास्ट की जो ओपनिंग होती है इसे बोलते हैं एनस। एनस। ठीक है। एक और चीज, जो सीकम भाग दिख रहा है आपको, सीकम से एक लंबा सा धागा सा होता है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स सीकम से निकलता है। तो देखो, मैंने एक बार कोशिश करी है थोड़ा सा समझाने की। हमारे चेस्ट के अंदर 2 पाइप है, एक आगे है एक पीछे है। आगे वाली है वो सांस नली है, पीछे वाली है वो आहार नली का ईसोफेगस है। अब ये दोनों नलियां ऊपर जाके खुली पड़ी हैं, दोनों नाले हैं वो खुले पड़े हैं। नाक की जो पाइप है वो भी आ रही है और मुंह वाली पाइप है वो भी जा रही है, मतलब मुंह है वो भी जा रहा है अंदर। लेकिन जो सांस नली है उसके ऊपर का भाग है जिसे अपन ग्लोटिस कहते हैं, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है। लिरिंक्स का ऊपर वाला पार्ट ग्लोटिस होता है, उसके ऊपर ढक्कन होता है। जब निगलते हैं तो वो ढक्कन नीचे आ जाता है, जिससे कि सांस नली में खाना नहीं जाता, और कई बार चला जाता है तो हिचकी आती है फिर। और जो पीछे वाली है ईसोफेगस, उसमें खाना सारा चला जाता है तो वो नीचे जो स्टमक वगैरह में चला जाएगा। एक बार है ना, आप इसको पढ़ेंगे याद हो जाएगा। एक तो सीक्वेंस याद करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि सीधा सा सीक्वेंस ही पूछ लेते हैं कि ये बताओ ये क्या है वो क्या है करके, तो अपने को सीक्वेंस के हिसाब से भी देख लेना है इसको। फिर अब अपन एक एक करके इसको बात करते हैं। जो माउथ होता है वो पार्ट होता है एंटेरियर। एंटेरियर पार्ट है वो तो है माउथ। और जो एनस वाला पार्ट होता है वो होता है पोस्टेरियर।
तो ये हुआ अपने पास में एक बार के लिए छोटी सी बात। अब अपन आते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे माउथ की। माउथ, एक बार थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, ये नाक है और इस नाक के बाद में ये एक होठ हो गया और ये दूसरा होठ हो गया, ठीक है। और ये है ताड़वा, तड़वा जिसको आप बोलते हो, ये तलवा है। और ये जीभ है, और जो जीभ है ना, ये सबसे पीछे से एक बोन है, उससे जुड़ी है, जिसे कहते हैं हायोइड बोन। अभी लिख दूंगा मैं सारा। और इसके बाद में ये एक ट्रैकिया है रेस्पिरेटरी वाला, और ये उसी के पास ईसोफेगस है, और ये नेजल चेंबर है। तो ये नेजल चेंबर भी आ रहा है और मुंह वाला भी आ रहा है। तो देखो, ये तो हो गया नेजल चेंबर या नेजल कैनाल, नेजल कैविटी, नेजल चेंबर। इधर से आएगी हवा, ये हवा। मोस्ट ऑफ द टाइम हवा जो है वो आसानी से इसी एरिया में जाती है, इधर जाएगी तो भी आगे नहीं जाएगी, क्योंकि लिक्विड के अंदर डिजोल्व तो होती नहीं है। तो ये तो है एयर, एयर। अब माउथ वाला देखो, ये है टंग, जीभ। ये है हायोइड बोन, मैं लिखा दूंगा बाद में सारा का सारा, हायोइड बोन। ये है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। अब मान लो कोई खाना खाएगा, तो जो खाना खाएगा वो यहां से लेगा खाना, ये फूड है, इस मान लो ब्लू कलर वाला जो दिखाया मैंने फूड है, जीभ के ऊपर से गया। जब ये खाना पीछे की तरफ जाएगा तो यहां धक्का लगता है, ग्लोटिस है वो इसको बंद, एपिग्लोटिस है वो ग्लोटिस को बंद कर लेता है, और ये खाना जो है वो इस साइड में चला जाएगा। ये है ईसोफेगस। और अब आप देखो, ईसोफेगस के ऊपर और चैम्बर, जो नेजल चैम्बर है उसके पास में ये जो एरिया है, इसे कहते हैं फेरिंक्स। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ये माउथ का संरचना है वो होती है। अब आप इसको थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा है मेरे वाले डायग्राम से, तो एक बार इंटरनेट पे डायग्राम देख लेना, क्योंकि वो अच्छे से चित्र में समझ में आ जाएगा। बाकी होपफुली ये चीज आपको आया समझ में। अब माउथ के कुछ छोटे मोटे बातें हैं वो कर लेते हैं। जैसे एक प्रकार की मसल्स होती है जिन्हें कहते हैं ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस वॉल्यूंटरी मसल। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस वॉल्यूंटरी मसल्स यानी स्वैच्छिक पेशियां है ये पेशी जो है ये हमारे होठों में पाई जाती है, लिप्स में। एक चीज, दूसरी चीज, एक टाइप की ग्लैंड है जिसे कहते हैं सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड। ये अपर लिप्स में पाई जाती है, अपर लिप्स में पाई जाती है। एक तरीके की ग्लैंड है जिसे कहते हैं सीरस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड। ये जो होठ के पीछे वाला एरिया होता है, जहां खैनी खाते हैं ना लोग, दबाते हैं, वो वाला एरिया, ऊपर भी और नीचे भी, उस पार्ट में पाई जाती है। इनर पार्ट ऑफ लिप्स में वहां पाई जाती है ये। और एक देखो, खरगोश का यदि आप होठ देखो, खरगोश का,
आप देखना खरगोश का जो होठ होगा ऊपर वाला, उसमें बीच में एक लाइन सी होती है, ऐसे रहता है कि होठ फटा हुआ है, इसे कहते हैं हेयर लिप। हेयर का मतलब खरगोश, HARE, हेयर लिप। हेयर लिप का मतलब होता है अपर लिप में एक लाइन होती है, अपर लिप में लाइन प्रेजेंट। तो ये खरगोश के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको हेयर लिप कहते हैं। फिर बस ये हो ही गया अपने पास में माउथ के बारे में इतना। अब माउथ के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, माउथ पार्ट्स। चलो तीन के हिसाब से समझ लेते हैं अपन। एक तो हो गया बक्कल कैविटी, यानी कि जो मुख्य गुहा है वो हो गई। बक्कल कैविटी फेरिंक्स में जाके खुलती है, फेरिंक्स में खुलती है, ठीक है। दूसरा हो गया टीथ, और चौथा मतलब तीसरा हो गया टंग। तो इस प्रकार से तीन भाग हैं, जिसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, वो सारा का सारा। अच्छा, अपन ने बात करी थी अभी लेरिंग्स की। लेरिंग्स क्या होता है, जिसे शायद स्वर क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं वैसे तो, जहां से आवाज निकलती है। लेकिन लेरिंग्स के बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन ये श्वसन वाला पार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर। अभी एक बार थोड़ा सा इसमें काम की बात है, उतना सा मैं बता देता हूं। पहली बात, लेरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ये वॉइस बॉक्स होता है। दूसरी बात, ये ट्रैकिया के ऊपर वाला पार्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैकिया का ऊपरी पार्ट, ऊपरी पार्ट है। तीसरा ये हमें ब्रीदिंग के लिए परमिशन देता है, मतलब ये ब्रीदिंग में हेल्पफुल है, श्वसन में हेल्प करता है, और साउंड प्रोड्यूस करता है। वॉइस बॉक्स है तो साउंड तो प्रोड्यूस करेगा ही ना। तो कुल मिलाकर के ये हो गया हमारे पास में माउथ के बारे में। अब अपन आते हैं टीथ के ऊपर। टीथ, टीथ क्या है, कैसे हैं, इनका क्या सीन है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी बातें करते हैं। सबसे पहले टीथ की उत्पत्ति कौन कौन से जर्म लेयर से होती है। तो टीथ है वो एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है एक बार वो समझिए। देखो, मान लो कि ये कोई टीथ है, तो इस टीथ के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये कोई दांत है, इस दांत का एक बड़ा प्रपोर्शन तो, जिनको हम मसूड़े बोलते हैं, गम्स, उनके अंदर फंसा रहता है अंदर तक, ये गम्स है। और जो पार्ट बाहर निकला है गम्स से, उसके ऊपर एक अकार्बनिक तत्वों की परत पाई जाती है, जिसे इनेमल बोलते हैं। इनेमल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का पदार्थ होता है, ये इनेमल है। अब समझना, ये भाग है इनेमल,
इनेमल क्या है बाद में बात करते हैं। ये भाग है मसूड़े, गम्स। गम्स और दांत के बीच में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे बोलते हैं सीमेंट। ये पदार्थ है सीमेंट, सीमेंट। देन उसके बाद गम्स से जितना पोर्शन बाहर निकला है दांत का, उस पोर्शन को बोलते हैं क्राउन, क्राउन। और गम्स में थोड़ा सा फंसा हुआ पार्ट कहलाता है नेक, और बाकी पूरा नीचे तक का जो दांत होता है उसे कहते हैं रूट। तो कई बार होता है ना रूट कैनाल थेरेपी, आरसीटी करवाते हैं, तो वो रूट की इस तरीके से की जाती है। ऊपर वाला पार्ट तोड़ देंगे, फिर खड्डा करेंगे, उसमें जो है वो टर्पेंटाइन भर देते हैं, जिम्नोस्पर्म वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और वो इनेमल की तरह मजबूत होते हैं, वापस से दांत भर जाता है अपना। तो ये 3 पार्ट समझ में आए, क्राउन, नेक, रूट। और दांत का ऊपर वाला पार्ट जो मसूड़ों के ऊपर होता है उसको वो इनेमल से ढका हुआ रहता है। ये तो एक बार दांत की छोटी सी बात हो गई। अब इसके दांत, तो देखो दांत को अगर देखोगे तो आपको लग रहा है बीच में खाली सी जगह है। इस खाली सी जगह को बोलते हैं पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। तो एक बार तो आप दांत को इतना सा जो है वो याद रखोगे किस तरीके से होता है। फिर उसके बाद में एक एक करके इनके पार्ट्स की बात करते हैं। अगर अपन अपने हिसाब से बात करें तो हमारे जो दांत है, वो जो जबड़ा होता है, उस जबड़े के अंदर ऐसे लगता है छोटे छोटे इसके लिए खड्डे बने हुए हैं पहले से ही। इन्हें बोलते हैं सॉकेट। सॉकेट समझते हो? जैसे मान लो कोई पेन होल्डर होता है, तो उसमें पेन टांगने का ऐसे खड्डा होता है, उसमें टांग देते हैं, तो वो सॉकेट कहलाता है। तो जो दांत होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? टीथ, जॉ बोन के सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं, जॉ बोन के सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे दांतों को हम कहते हैं थीकोडोंट, थीकोडोंट टीथ। तो हमारे जो जबड़ा है उसके अंदर छोटे छोटे से खड्डे से बने हुए रहते हैं, जिन्हें देख के लगता है कि हाँ इनमें कोई चीज फिट आएगी, वो दांत होते हैं, वो फिट आ जाते हैं उसके अंदर। तो दांतों के सॉकेट होते हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब दांत कौन सा कितनी बार जीवन काल में आता है, जैसे बोलते हैं ना दूध के दांत है, गिर जाते हैं फिर वापस नए दांत आते हैं, तो वो कौन सा दांत कितनी बार आता है उसके बेसिस पे दांतों के कई प्रकार होते हैं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी अपन थोड़ा सा एक बार और तरीके की बात कर लेते हैं। अगर अपन एडल्ट ह्यूमन की बात करें, एडल्ट ह्यूमन, तो एडल्ट ह्यूमन के अंदर टोटल 32 दांत होते हैं, 32 टीथ होते हैं। और ये जो 32 टीथ है वो 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स। ठीक, पहला टाइप, पहले टाइप को कहते हैं इंसाइजर्स, इंसाइजर्स। जो सामने वाले दांत होते हैं उन्हें हम इंसाइजर बोलते हैं। अब जो इंसाइजर है ये भोजन को कुतरने के काम आते हैं। हालांकि हम तो कुतर के नहीं खाते, लेकिन ये भोजन को कुतरने के काम आते हैं। जब पराठा खाते हैं गोल करके, तो सामने वाले दांतों से ही पकड़ के खींचते हैं। अब क्योंकि हम कार्निवोर टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जंगलों में रह के आए हैं, तो हमें इधर से ऐसे खींच के खाने की भी आदत है। यहाँ पे जो नुकीला दांत है जिसे कैनाइन कहते हैं, वो हमारे अंदर उतना अच्छे से डेवलप्ड रिग्रेस हो गया क्योंकि हमने अपना फूड स्टाइल चेंज कर लिया। लेकिन जो शेर, ये जो टाइगर, इस तरीके के एनिमल्स हैं कार्निवोर टाइप के, जो दूसरों को पकड़ के खाते हैं, जंगली भेड़िए, उनके 2 नुकीले दांत कितने भयंकर डेवलप्ड होते हैं क्योंकि उसी से वो खाना पकड़ते हैं अपना। खैर, इंसाइजर सामने के दांत होते हैं,
ये फ्रंट टीथ होते हैं, भोजन कुतरने के काम आते हैं, भोजन ग्नैविंग, ग्नैविंग यानी कुतरना के काम में आते हैं। जैसे चूहे वगैरह है, उनमें तो ये बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, जैसे रैट्स हो गए। हाथी के जो 2 दांत बाहर निकले होते हैं वो यही होते हैं। एलिफेंट टस्क, टस्क का मतलब वो 2 दांत जो बाहर निकले होते हैं। तो एक टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप देखो, इंसाइजर के बाद में आते हैं कैनाइन। कैनाइन नुकीले दांत होते हैं, नुकीले टाइप के दांत होते हैं। अब इनको वैसे समझने के हिसाब से समझ लो, जो इस तरीके के दांत होते हैं ना, कुछ तीखे से एकदम से, इस तरीके वाले दांत, वो कैनाइन दांत होते हैं। ये जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं ना, जो दूसरों को पकड़ के उसकी गर्दन पकड़ के उसको दबा के मार देते हैं, वैसे टाइप के एनिमल्स में ये ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो जो कार्निवोर है, जैसे लॉइन, टाइगर, वो सब। जो हर्बीवोर है, प्योर शुद्ध शाकाहारी, उनके अंदर इन दांतों का क्या काम है? तो हर्बीवोर्स में एब्सेंट होते हैं, शाकाहारियों में ये एब्सेंट होते हैं, हर्बीवोर्स में एब्सेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल रैबिट, रैबिट के अंदर ये कैनाइन टाइप के जो दांत है वो नहीं पाए जाते। अब रैबिट के अंदर कैनाइन दांत तो नहीं है, पर उस कैनाइन दांत का जो सॉकेट है वो खाली है। इस रैबिट के अंदर कैनाइन का जो खाली सॉकेट होता है, उस खाली सॉकेट को अपन बोलते हैं डाइएस्टेमा, डाइएस्टेमा, ये इसका नाम हो गया डाइएस्टेमा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट यदि बात करोगे तो जो तीसरे टाइप के दांत होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रीमोलार। प्रीमोलार, प्रीमोलार है वो जो भोजन होता है उसको ऐसे घिसने के, चणवन के काम आते हैं, मैस्टिकेशन के काम आते हैं, मतलब पीसने के काम आते हैं, जो पीछे के दांत है। तो ये फूड को मैस्टिकेट करने के लिए होते हैं। और चौथे टाइप के जो दांत होते हैं इन्हें कहते हैं मोलार। इनका दूसरा नाम है चिक टीथ, गाल के अंदर तक, मतलब उधर रहते हैं लास्ट तक, इनको चिक टीथ बोलते हैं। और ये भी सेम मैस्टिकेशन के लिए आते हैं, मैस्टिकेशन में जरूरी। तो ये हो गए 4 टाइप के दांत हमारे। अब इन दांतों को अपन एक डेंटल फॉर्मूला के अनुसार लिख सकते हैं। डेंटल फॉर्मूला, पहले तो मेरी बात सुनो आप, डेंटल फॉर्मूला क्या है? डेंटल फॉर्मूला को बनाने का एक तरीका है। आप एक बार ह्यूमन के हिसाब से, और या तो ऊपर वाला जबड़ा ले लो या नीचे वाला जबड़ा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा एक बार के लिए। तो जैसे सपोज करो कि ये इंसान का जबड़ा है, ऊपर या नीचे एक बार छोड़ दो, ठीक है। अब इस जबड़े के अंदर टोटल कितने दांत है?
16, 16 ऊपर 16 नीचे। अपन एकदम बीच में से एक लाइन खींच देंगे ऐसे, हालांकि ऐसी कोई लाइन नहीं है, बस एक बार समझने के लिए बीच में से लाइन खींच दी। अब इधर की साइड में जो दांत है उसको हम 1 नंबर दांत बोलेंगे, तो इधर की साइड में जो दांत है उसको भी 1 नंबर बोलेंगे। फिर उसी प्रकार 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, ये 8 दांत हो गए। तो उसी प्रकार इसमें भी ये 8 दांत हो गए, तो 16 दांत हो गए ना। अब कहानी ये है कि आपको एक साइड के दांत काउंट करने हैं, एक साइड के, वो आपकी मर्जी है, कोई से ही कर लो। तो जैसे ये वाले जो 2 दांत हैं ये इंसाइजर होते हैं, तो इधर वाले 1, 2 भी इंसाइजर हो गए। फिर उसके बाद में जो तीसरे नंबर का एक दांत है ये कैनाइन होता है। ये एक बार अपन ह्यूमन के अनुसार चल रहे हैं, ये कैनाइन 1 होता है। फिर उसके बाद में जो चौथा और पांचवा है वो प्रीमोलार होता है, प्रीमोलार्स। और जो छठा, सातवां, आठवां है वो मोलार होता है, ये मोलार्स है। अब इसका मतलब जो आधे जबड़े में है सेम टू सेम इधर वाला भी है, एक लाइन खींचनी है और इस लाइन में आपको दांतों का, आधे जबड़े का जो दांतों का नंबर है वो ऊपर लिखना है। जैसे सबसे पहले इंसाइजर, 2 इंसाइजर है, फिर उसके बाद में 1 कैनाइन है, फिर उसके बाद में 2 प्रीमोलार है और फिर 3 मोलार है। यह आ गया ऊपरी जबड़े का। अब चूंकि हमारे अंदर नीचे वाले जबड़े में भी सेम है तो हम 2, 1, 2, 3 ऐसे लिख देंगे। तो ये एडल्ट ह्यूमन के दांतों का फॉर्मूला है, एडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। मेरी बात को ध्यान से सुनना आप। अभी अपने को क्या करना है, या तो आप इनको टोटल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो, या यहां पे ही सभी को 2 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो। जैसे मैं ये करूंगा 2 + 1 + 2 + 3, ये आधे जबड़े का है तो इसको 2 से गुणा कर दो, पूरे जबड़े का हो गया ये। और उसी प्रकार नीचे वाले में भी 2 + 1 + सॉरी गुणा कर दिया, 2 + 1 + 2 + 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपका 16 और 16। यहां भाग नहीं देना है, 16/16 नहीं है ये तो टोटल 32 दांत है। क्लियर हुआ? अभी थोड़ा सा और मैं एक बार लास्ट कर देता हूं, देखो आपके लिए। अगर हम हमारे अनुसार बात करें, अभी सुनना मेरी बात, हमारा जैसे सपोज करो मेरा चेहरा है, इसको बीच में से ऐसे लाइन खींच देते हैं तो आधे 2 जबड़े इधर आ गए, आधे 2 जबड़े इधर आ गए, आधे आधे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इधर की साइड के 2 दांत और इधर की साइड के 2 दांत, यानी टोटल 4 दांत ऊपर वाले जबड़े में इंसाइजर है और ऐसे ही 4 दांत नीचे वाले जबड़े में इंसाइजर है। तो मेरे पास टोटल 8 इंसाइजर है। एक कैनाइन इधर है, एक कैनाइन इधर है, एक कैनाइन नीचे है, एक कैनाइन नीचे है, तो टोटल मेरे पास में 2 + 2 4 कैनाइन है। अब प्रीमोलार को देखो, 4 5 नंबर वाले, इधर के 4 5, इधर के 4 5, नीचे के 4 5, नीचे के 4 5, तो टोटल ऊपर 4 5 4 5, 4 दांत तो ये हो गए और 4 नीचे हो गए, 8 ये हो गए। और मोलार्स में 3 ऊपर 3 ऊपर इधर, आधे जबड़े में 3 इधर 3 इधर, 6 हो गए। और प्लस ऐसे ही 3 नीचे 3 नीचे, 6 हो गए। ये टोटल 32 आ गया आपका। तो इस प्रकार से हमारे पास में डेंटल फॉर्मूला ऐसे बनाया जाता है। आधे आधे जबड़े का लिखते हैं,
ऊपर वाले आधे जबड़े का, उसके नीचे लाइन लगा के नीचे वाले आधे जबड़े का। ये तरीका होता है भैया, ऐसे फॉलो करना है। समझ में आई मेरी बात आपको? तो ये तो ह्यूमन का हो गया। अब मैं थोड़े बहुत आपको और लिखा देता हूं छोटे मोटे, ताकि अपने को एग्जाम में मान लो आ जाए तो थोड़ा सा याद रहे। जैसे हॉर्स एंड पिग की बात करें तो इनका होता है 31 43 31 43, टोटल 44 आएगा। करके देख लेना। इनको क्या करना है, प्लस करके या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या इनको सबको प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम आएगा आंसर। जैसे डॉग की बात करते हैं, डॉग के अंदर 3 इंसाइजर मतलब 6 इंसाइजर ऊपर नीचे, 6 6, फिर एक एक कैनाइन यानी 2 कैनाइन हो गए, फिर 4 4 प्रीमोलार मोलार प्रीमोलार हो गए। ऊपर वाले जबड़े में 2 ही मोलार है, नीचे वाले में 3 मोलार है। ये थोड़ा सा चेंज हो गया, याद रखना है। यदि अपन काऊ की बात करें तो काऊ के अंदर जो है वो 0 इंसाइजर 0 कैनाइन, 3 प्रीमोलार 3 मोलार ऊपर के आधे जबड़े में, 3 1 3 3 नीचे वाले में 32 बैठेगा। ये कैट के हिसाब से बात करें 3 1 3 1 3 1 2 1, 30 आएगा ये आंसर अपना। तो ये हो गया। अभी एक और आपको याद करना है, जब बिल्ली का किया है तो चूहे का भी ये आ जाएगा 1003 और 1003, 16 होते हैं। और उसके बाद में एलिफेंट के अंदर 1003 और 0003, इसमें 14 दांत होते हैं। एक तो ये हो गए। फिर उसके बाद में कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं यहां पे। जैसे देखो इनेमल की बात करते हैं अपन। इनेमल, अब आपको वैसे तो समझ में आ गया कि ये कहां पे होता है इनेमल, है ना? दांत जो क्राउन है उसके ऊपर, मसूड़े से जो बाहर निकला हुआ है दांत, उसके ऊपर एक परत होती है, तो वो अपन इनेमल बोलते हैं। क्राउन के ऊपर की परत, क्राउन के ऊपर की जो परत है दैट इज नोन एज इनेमल। एक चीज। दूसरी, इसका काम क्या है? ये चबाने में, मतलब चणवन करने के अंदर, मसलने में, फूड को मैस्टिकेशन में काम आती है। मैस्टिकेशन में उपयोगी है ये, यूज्ड इन मैस्टिकेशन। फिर उसके बाद ये जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है, एक्टोडर्म से बनी होती है। एक प्रकार की सेल होती है वो इसको सीक्रेट करती है, उस सेल का नाम है एमिलोब्लास्ट सेल, द्वारा स्रावित होती है ये, एमिलोब्लास्ट सेल द्वारा स्रावित की जाती है ये। फिर उसके बाद में इसके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट 96% तक इसमें होता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट के रूप में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉस्फेट है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर 3% पानी भी होता है इसके अंदर, 3% वाटर।
इनेमल के अंदर 3% तक वाटर भी होता है, और 1% जो है वो केराटिन प्रोटीन और एक ओसेइन प्रोटीन है। ओसेइन प्रोटीन ये पाया जाता है। ओसेइन प्रोटीन है वो बोन में भी होता है, हड्डियों में भी प्रेजेंट, तो ओसेइन प्रोटीन करके ऐसे होता है। अब ये तो हो गई बात इनेमल के बारे में। अब थोड़ा सा वापस आते हैं दांतों पे। हमारे जो ऊपर के दांत हैं वो जिस हड्डी से जुड़े हैं उसका नाम है मैक्सिला। तो अपर जो के टीथ ह्यूमन में मैक्सिला बोन से जुड़े होते हैं, मैक्सिला। और जो लोअर जो है वो मैंडिबल बोन से, निचला जबड़ा है, लोअर जो के टीथ ह्यूमन में मैंडिबल बोन से जुड़े होते हैं। ये दो चीजें हो गई अपनी अपर लोअर के बारे में। फिर उसके बाद में जो रैबिट है इसकी कहानी अलग है। रैबिट क्योंकि थोड़ा सा जरूरी है इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूं। देखो रैबिट के अंदर जो अपर इंसाइजर है, अपर इंसाइजर, ये जुड़े हैं प्री मैक्सिला बोन से, और अपर प्रीमोलार ये जुड़े हैं मैक्सिला बोन से, और जो लोअर टीथ है सारे ये जुड़े हैं डेंट्री बोन से, डेंट्री बोन से। सो ये अपने पास में हुआ थोड़ा सा बात है। अब एक और चीज बताता हूं। जैसे एक एनिमल है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। एक है टॉर्टोइज और एक है बर्ड्स। इनके अंदर टीथ होते ही नहीं है, दांत होते ही नहीं है, टीथ एब्सेंट। इनमें टीथ एब्सेंट होते हैं। तो ये हुआ अपने पास में एक और सिंपल सी बात हमारी। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं अपन। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो टाइप्स बताता हूं मैं, टीथ के टाइप्स एक बार। टीथ टाइप्स। तो टीथ के कौन कौन से टाइप्स और किस बेसिस के ऊपर है? सबसे पहले इन्हें कहते हैं मोनोफाइडोंट। मोनोफाइडोंट जो लाइफ में पहली बार लाइफ में केवल एक बार आते हैं, उन्हें कहते हैं मोनोफाइडोंट। लाइफ में केवल एक बार आते हैं। जैसे कि ह्यूमन के अंदर जो सबसे लास्ट वाला मोलार होता है, अक्ल दांत जिसको बोलते हैं अपन, अक्ल दांत, वो प्री मोलार एंड लास्ट मोलार ऑफ ह्यूमन। एक दूसरा डाइफाइडोंट जो लाइफ में दो बार आते हैं। एक बार तो अपन जिसको बोलते हैं ना दूध के दांत,
लाइफ में 2 बार आते हैं। तो जो फर्स्ट आते हैं इन्हें बोलते हैं मिल्क टीथ, या इन्हें बोलते हैं डेसिडुअस। वैसे डेसिडुअस जो है वो प्लांट्स में जो पत्तियां झड़ जाती हैं, एक ऋतु में झड़ जाती है, दूसरी में नहीं आती, पतझड़, उनको बोलते हैं डेसिडुअस, पर्णपाती। और जो सेकेंड टाइप के दांत आते हैं वो परमानेंट आते हैं। फिर वो भी टूट गए तो अब दांत नहीं आएंगे फिर। तो ये हुआ अपने पास में डाइफोडेंट। और इसमें एग्जाम्पल में क्या आएगा, जो इंसानों के इंसाइजर है, कैनाइन है, और जो मोलार है लास्ट वाले को छोड़ के, वो सारे इसमें आएंगे डाइफोडेंट में। फिर तीसरा जो है उसे हम कहते हैं पॉलीफाइडेंट, पॉलीफाइडोंट। पॉलीफाइडोंट जो 2 से ज्यादा बार आ जाए लाइफ में, लाइफ में 2 से ज्यादा बार, इन्हें कहते हैं पॉलीफाइडेंट। जैसे मछलियां हैं, एम्फीबियंस है, इनमें ऐसे ही दांत होते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो चौथे टाइप के हैं ये है थिकोडोंट। ऐसे दांत जो सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे टीथ जो सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं थिकोडोंट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टू थिकोडोंट इट इज प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट क्या है, ऐसे दांत जो कि जो जबड़ा है उसके साइड में प्रेजेंट होते हैं, जो के पार्श्व में, लेटरल साइड में प्रेजेंट, जैसे रेप्टाइल्स, देन नेक्स्ट टाइप के जो टीथ हैं दे आर एक्रोडोंट। ऐसे दांत जो कि जो के सबसे अग्रभाग में होते हैं, जो के टर्मिनल पार्ट में प्रेजेंट, तो इसे हम कहते हैं एक्रोडोंट। और जो एक्रोडोंट है वो फिश और एम्फीबिया के अंदर होते हैं, फिश एंड एम्फीबिया। तो ये आपको इस तरीके से देखना है। अभी नेक्स्ट अपन बात करते हैं टंग के बारे में। जीभ है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते। और भी दांतों के प्रकार होते हैं बट उतना जानने की जरूरत नहीं है। देखो जो जीभ होती है वो एक मासल प्रकार का वॉलंटरी प्रकार का उत्तक है। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक, आप चाहो तो अपनी मर्जी से अपनी जीभ को हिला सकते हो। तो वो टंग है एक मासल प्रकार का जो है वो उत्तक होता है। एक बार आप चीज को समझने की कोशिश करिए। जैसे सपोज करो कि ये किसी की जीभ है, ठीक है। अब इस जीभ के ऊपर अलग अलग एरिया में अलग अलग टेस्ट के एरिया होते हैं। जैसे यहां वाला जो एरिया है वो खारे टेस्ट के लिए होता है। ये जीभ का आगे का साइड है और ये पीछे का साइड है,
मैं इसे लिख देता हूं फ्रंट और ये बैक। तो ये वाला जो एरिया रहेगा यहां पर बीटर टेस्ट होता है, बीटर टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं। जीभ के दोनों साइड के जो एरिया हैं यहां पर ये खारे टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं, सॉल्ट टेस्ट, खारा टेस्ट आता है। फिर उसके बाद में ये जो एरिया रहेगा इधर इधर वाला पूरा, इस एरिया के अंदर नमक का टेस्ट है, सॉल्ट टेस्ट, उसके लिए ये होते हैं। इसी सॉल्ट टेस्ट के एरिया में से ही ये वाला जो एरिया रहेगा ग्रीन कलर वाला, इसमें स्वीट के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। ये बीच वाला जो एरिया रहता है ये ओनियन एंड गार्लिक के रिसेप्टर्स होते हैं। ओनियन एंड गार्लिक का टेस्ट अपने को इसके लिए आता है। तो इस प्रकार से एक जीभ के बहुत सारे हिस्से हो गए। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं और काम की। देखो, जीभ को आप बोल सकते हो एक मुक्त रूप से हिलने वाली मस्कुलर ऑर्गन है, ये टिश्यू या ऑर्गन अपन ने इसको बोल दिया। अब आप अपनी जीभ को ऊपर उठाओ, है ना, और अंदर देखोगे तो एक पतली सी झिल्ली है जीभ के नीचे, जिससे ये नीचे वाले तलवे से अटैच्ड है। इसे हम कहते हैं फ्रिनलम। फ्रिनलम, फ्रिनलम क्या है? फ्रिनलम एक पतला छोटा टिश्यू है जो जीभ के नीचे प्रेजेंट है। वह जीभ को निचली पैलेट से जोड़ता है। समझना प्लीज आप बात को, है ना। जो आप जीभ को ऊपर उठाओगे तो वो खींचा जाता है, एक पतला सा जो पार्ट है, दैट इज नोन एज फ्रिनलम। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टू दिस, जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है वो एंटेरियर भाग कहलाता है, यानी जिसको मैंने फ्रंट बोला है वो एंटेरियर पार्ट है। एंटेरियर पार्ट फ्री होता है, और जो पीछे वाला हिस्सा है इसको मैं ऑब्वियस ही बात है पोस्टेरियर बोलूंगा। अब तो जो पोस्टेरियर पार्ट है वो हायोइड बोन से जुड़ा होता है। पोस्टेरियर पार्ट हायोइड बोन से जुड़ा, ये चीज भी समझ में आ गई। अब अपर सरफेस है जीभ की, उसके ऊपर कुछ पेपिला होते हैं, छोटे छोटे निकले हुए रहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर। जीभ के ऊपर पेपिली प्रेजेंट, और पेपिली में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है। तो ये जीभ के बारे में एक बार के लिए पूरी बात हो गई। अब एक चीज बताता हूं आपको, अगर आपने गौर किया होगा, ऑब्वियस सी बात है किया ही है गौर, जो अपन मुंह खोलते हैं, जैसे लेट सपोज ये अपन ने मुंह खोला इस प्रकार से, तो आप ये देखते हो कि जो सामने वाले हिस्से पर एक छोटा सा टिश्यू ऐसे लटकता रहता है, कागड़िया बोलते हैं जिसको अपन मारवाड़ी के अंदर। इस टिश्यू का नाम होता है यूवाला।
यूवाला, ये टिश्यू है सिंपल एक। तो ये अपने पास में हो गया रिगार्डिंग द टंग। अब टंग के बाद में अपन पीछे चलते हैं फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग रहती है, क्रम से ही चल रहे हैं अपन। तो फेरिंग्स का क्या सीन है, कैसे है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो, फेरिंग्स एक तरीके का खाली एरिया है जो बकल कैविटी के पीछे है। बकल कैविटी या ओरल कैविटी के पीछे का खाली एरिया, ठीक है। इस एरिया की खास बात, ये एरिया में नेजल चेंबर और जो बकल कैविटी है दोनों खुलती है। नेजल चेंबर एंड बकल कैविटी दोनों इसमें खुलती है, फेरिंग्स में खुलती है। मैंने पाइप के हिसाब से बताया ना। और ये खुद ईसोफेगस में खुलता है, वो आगे बढ़ता है, वो अपन बाद में बात कर लेंगे। अब जो फेरिंग्स है, इट इज द कॉमन पासेज। यहां से हवा भी आती है और यहां से फूड भी जाता है। तो कॉमन पासेज है फॉर फूड एंड एयर। हवा और पानी का एक कॉमन पास ये रास्ता होता है। फिर अगर नीचे से बात करें तो ईसोफेगस इसी में खुलती है और ट्रेकिया भी इसी में खुलता है। ईसोफेगस एंड ट्रेकिया, नीचे से ऊपर की ओर इसमें खुलते हैं। इसमें खुलते हैं। तो ये सारा का सारा फेरिंग्स के बारे में हो गया। अब अपन बात करते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस को आप फूड पाइप भी बोल सकते हो। ये फूड पाइप है। फेरिंग्स के खत्म होने से लेके स्टमक तक होती है। तो ये फेरिंग्स टू स्टमक, इतना लंबा ये पार्ट होता है इसका। अब जब ये फेरिंग्स से लेके स्टमक तक जाती है ना, जैसे ये स्टमक चालू हो गया, तो इतना पार्ट है दैट इज ईसोफेगस, है ना। तो ये क्या क्या क्रॉस कर रही है वो देखो। हमारा गला, हमारा चेस्ट और हमारा डायफ्राम, ये तीनों को क्रॉस करते हुए जाती है। सो अपन ये लिख सकते हैं कि एक ये यूनिफॉर्म ट्यूब लाइक संरचना होती है। ये डाउनवर्ड रन करती है, डायफ्राम से होते हुए जाती है, डायफ्राम से गुजरती है और ये स्टमक में ओपन होती है। स्टमक में ओपन होती है। फिर उसके बाद में ग्लोटिस वगैरह तो इसका है नहीं, एपिग्लोटिस वाला हो ही गया, ये बात करनी नहीं है अपने को। गलेट वाली लॉन्ग ट्यूब होती है और स्टमक के अंदर जाएगी ये, बस ठीक है। तो ईसोफेगस के बारे में यही बात। अब बात करते हैं स्टमक की। स्टमक जे शेप का एक बैग होता है। जे शेप का
बैग होता है ये, एक चीज। दूसरी चीज, स्टमक पूरी आहार नाल का सबसे चौड़ा पार्ट है, सबसे लंबा नहीं है, चौड़ा पार्ट है। मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट होता है। अब यदि मैं आपको इसके बारे में सिंपल चीज बताऊं, तो जैसे इस प्रकार का सा कुछ आप स्ट्रक्चर मान के चलो। ये आ रहा है इसोफेगस, इसोफेगस, और इसोफेगस जिस पार्ट के अंदर मिल रहा है, इस भाग को बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक, कार्डियक भाग क्या है? जहां इसोफेगस खुलता है, इसोफेगस आकर के यहां पे खुलता है। दूसरा भाग, ये वाला पार्ट कहलाता है फंडस। फंडस, फंडस वाला जो है उसमें फूड और गैस भरी रहती है। फूड एंड गैस का ये रिजर्वर है, रिजर्वर है। और ये जो फूड आता है उसको थोड़ी देर के लिए रखता है अपने पास में। फिर ये है बॉडी, मेन पार्ट बॉडी। और उसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है, इसे बोलते हैं पाइलोरिक, इसे पाइलोरिक बोलते हैं। तो ये हुआ अपने पास में तीन चार हिस्से इसके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ये चार हिस्से होते हैं इसके। और पाइलोरिक का क्या है? ये ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पहला वाला पार्ट जिसको बोलते हैं डोडिनम, इसमें। तो ये है डोडिनम। डोडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हुआ अपने पास में स्टमक के बारे में थोड़ी सी बात। अभी ना स्टमक, मैं आपको एक बार रूमिनेंट एनिमल का स्टमक बताता हूं। रूमिनेंट किसको बोलते हैं? जो जुगाड़ी करते हैं ना, पहले खा लेते हैं, फिर उसके बाद वापस बाहर निकालते हैं, फिर चबाते हैं, फिर वापस खाते हैं। रूमिनेंट के बारे में बात करते हैं अपन। रूमिनेंट एनिमल का स्टमक, इसका क्या सीन है? देखो, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं इसमें भी। और जो काम की बात है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये है इसोफेगस, और ये वाला पार्ट है रूमन। रूमन जो भाग है ये एनएरोबिक एनवायरनमेंट है, एनएरोबिक एनवायरनमेंट। इस भाग में मीथेनोजन्स प्रेजेंट होते हैं, मीथेनोजन्स प्रेजेंट, ठीक है। और इसमें वो क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है यहां पे, सेल्यूलोज
डाइजेशन। तो ये हुआ। फिर इस भाग को बोलते हैं रेटिक्यूलम। ये वाला भाग कहलाता है ओमेसम। और ये वाला पार्ट कहलाता है एबोमेसम। एबोमेसम। और इसे बोलते हैं डुोडेनम। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का रूमिनेंट का स्टमक होता है। अपने को इसमें ज्यादा नहीं जाना, बस रूमन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना था, सो मैंने आपको ये बता दिया। अब इसके बाद अपन आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। उम्मीद करता हूं आपको डायग्राम में थोड़ा सा समझ में आया स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अब मैं आपको सारा बता देता हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स। जो पहला पार्ट है इसे हम बोलते हैं डोडिनम। इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल पार्ट। प्रोक्सिमल का मतलब पास में, स्टमक के पास में, यही है पहले। दूसरा है जेजुनम। जेजुनम है वो मिडल पार्ट कहलाता है। और जो तीसरा है वो इलियम, पोस्टेरियर पार्ट। तो ये 3 पार्ट है वो इस प्रकार से होते हैं। अब एक एक पार्ट के बारे में बात करते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले ड्यूडिनम की बात करते हैं, जो सबसे पास वाला हिस्सा है उसकी बात करते हैं। तो ये एक सी आकार का होता है, ये सी आकार का। और स्टमक का जो पाइरोलिक है उससे जुड़ा होता है ये। तो ये हो गया पाइरोलिक से जुड़ा। अच्छा, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 25 सेंटीमीटर तक ही है। 25 सेंटीमीटर लंबा, लगभग इतना सा ही होता है। फिर उसके बाद में ये आगे जेजुनम बन जाता है। मतलब वही एक ही, देखो ऐसे तो हिस्से है नहीं, बस थोड़ा सा इनमें अंतर रहता है उसके हिसाब से। तो जेजुनम है वो अगला हिस्सा है, मिडिल हिस्सा जेजुनम कहलाता है। ये आपको पता है 2.4 मीटर लंबा होता है, बहुत लंबा। और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तो लंबाई चौड़ाई तो काफी है इसकी। इसकी जो वॉल है वो थिक होती है, वॉल थिक। और इसमें जो है वो विली प्रेजेंट होते हैं, वो भी थिक होते हैं। मैं बताऊंगा विली क्या होते हैं, मैं बता दूंगा। विली थिक होते हैं। और पेयर्स पैच एब्सेंट होते हैं। तो ये कुछ जोजिनम के पार्ट्स हैं। फिर इलियम पे आ जाओ। इलियम हाईली कॉइल्ड होता है, बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ, हाईली कॉइल्ड। ये इस लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, एक चीज। फिर उसके बाद में लंबाई के हिसाब से 3.6 मीटर लंबा, ये भी काफी लंबा है। 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है इसकी।
और जेजुनम की तुलना में थिन होता है, ये थिन वॉल होती है। पेयर्स पैच प्रेजेंट होते हैं, विली भी थिन होते हैं इसके। मैं बता दूंगा क्या होते हैं विली वगैरह, ये बहुत सिंपल सी चीज है। और ये इसमें पेयर्स पैच प्रेजेंट। तो ये हुआ अपने पास में रिगार्डिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। लार्ज इंटेस्टाइन की यदि मैं बात करूं तो लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्ट होता है सीकम से। जो इलियम है वो सीकम में खुलती है। तो पहला पार्ट है इसका सीकम। सीकम है वो एक बंद, देखो इस तरीके का पार्ट है। ये तो है इलियम, इधर से ये बंद है, ये पार्ट है सीकम। इससे ये अपेंडिक्स। तो सीकम इस तरीके से है। सीकम को अपन एक ब्लाइंड सैक बोल सकते हैं। ब्लाइंड सैक का मतलब बंद थैला। देखो मैंने नीचे से ऐसे बनाया ना, इस तरीके से, तो ये आगे इधर की तरफ नहीं खुलता है, ये ब्लाइंड थैला है, ब्लाइंड सैक। और इस सीकम की खास बात यह है कि इसके अंदर सिम्बायोटिक माइक्रोब्स रहते हैं। अपने पेट के अंदर छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं ना, बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, वो सीकम में रहते हैं। सिम्बायोटिक माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। फिर इससे एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। आपको पता ही है, वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसा ऑर्गन होता है जिसका वैसे कोई काम नहीं, उसको हटा दो तो भी कई बार बहुत भयंकर पेट दुखने लगता है, वो बढ़ जाता है थोड़ा सा तो भयंकर पेट दर्द होता है। पहले तो क्या चीरा फाड़ा करते थे, उससे निकालते थे, आजकल लेजर ऑपरेशन हो जाता है, चीरा फाड़ा करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया अपना सीकम पार्ट। दूसरा पार्ट आता है, इसे कहते हैं कोलोन। कोलोन सुना होगा, कोलोन कैंसर बहुत गंदी चीज होती है। कोलोन कैंसर मतलब कोलोन है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स। कौन कौन से 4 पार्ट्स होते हैं? देखो पहला पार्ट है, ये है असेंडिंग। और एक बार मैं रेड कलर से बना देता हूं। ये पार्ट तो हो गया सीकम पार्ट, है ना, ये तो हो गया सीकम। अब कोलोन देखो, ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो इसे बोलेंगे असेंडिंग। फिर ये इस तरीके से, इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स। फिर ये नीचे की तरफ आएगा तो इसे बोलेंगे डिसेंडिंग। ये नीचे आ रहा है तो ये वाला पार्ट हो गया डिसेंडिंग। और फिर उसके बाद में ये थोड़ा सा ऐसे सिग्मोइड टाइप का सा, तो ये हो गया सिग्मोइड। तो 4 तरीके मतलब 4 पार्ट्स होते हैं कोलोन के। वैसे देखा जाए तो बड़ी आंत है वो कोलोन ही है पूरी तरीके से। तो ये अपने पास में ये हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट इसका आता है रेक्टम। रेक्टम जो कोलोन का लास्ट पार्ट है, वो एक छोटा सा पाउच जैसा होता है, ये उसमें खुलता है, पाउच जैसा। और सिग्मोइड कोलोन
रेक्टम में खुलती है, और जो रेक्टम है वो एनस तक जाता है। रेक्टम एनस तक जाता है। तो ये हुआ अपने पास में एक एलिमेंट्री कैनाल है, उसके पार्ट्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं एलिमेंट्री कैनाल की जो भित्ति है, वॉल है, उसके बारे में। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की जो भित्ति है उसके बारे में बात करती है। और ये बात कहां से कहां तक कर रहा हूं मैं? ईसोफेगस से लेके, ईसोफेगस से रेक्टम तक, रेक्टम तक, यहां तक बात हो रही है। अब एक बार समझना, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस से स्टार्ट कर लो आप, ये सबसे बाहर की बाउंड्री है। फिर उसके बाद में ये एक लेयर, फिर उसके बाद में ये दूसरी लेयर, दो हो गई। फिर इसके बाद में ये तीसरी लेयर, और एक चौथी लेयर और है जिसमें ये उंगली नुमा उभार होते हैं। और यही सिस्टम चलता रहता है रेक्टम तक, सारा आ जाएगा इसके अंदर, रेक्टम तक यही सिस्टम चलेगा। अब मैं इसी को ना आपको थोड़ा सा ट्रांसफर कट करके दिखाता हूं तो समझ में आएगा। जैसे देखो, सबसे बाहर की लेयर है, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं सिरोसा। सिरोसा, सिरोसा के क्या क्या लक्षण है? ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। दूसरा, ये मीजोथीलियम की बनी हुई होती है, मीजोथीलियम की बनी, और इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट। तो ये हुआ अपने पास में सिरोसा के बारे में। अब सिरोसा के बाद में एक लेयर है जिसे कहते हैं मस्क्यूलेरिस। ये मस्क्यूलेरिस दो लेयर्स की बनी होती है। एक लेयर के अंदर तो ऐसी गोल गोल सेल्स पाई जाती हैं, इस प्रकार की, और एक लेयर में चपटी सेल्स पाई जाती हैं। आप यूं समझो कि ये जो ग्रीन वाली बाउंड्री बनाई है वो पूरी एक ही लेयर है, पर इसके दो भाग हो गए क्योंकि सेल्स है वो अलग अलग टाइप की है इसमें। ये वाली पार्ट है, इसे बोलते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल सेल्स, और ये अंदर वाली है इन्हें बोलते हैं इनर सर्कुलर सेल्स। और ये जो पूरी दोनों लेयर्स हैं, इन दोनों लेयर्स को बोलते हैं मस्क्यूलेरिस लेयर। ये सिरोसा 1 नंबर है, ये मस्क्यूलेरिस 2 नंबर है। इस मस्क्यूलेरिस लेयर के क्या क्या खास बात है? ये स्मूथ मसल्स की बनी है, स्मूथ मसल्स से बनी एक। दूसरा, आउटर है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, इनर सर्कुलर होती है, ये मैंने बता ही दिया। इसमें तिरछी मसल लेयर हो सकती है कुछ भाग में,
कुछ भाग में ओब्लिक्यू मसल्स में प्रेजेंट हो सकती है, जरूरी नहीं है होगी बट हो सकती है। फिर उसके बाद में जो तीसरी लेयर आती है वो तीसरी लेयर आती है म्यूकोसा लेयर। ये तीसरी लेयर जो है इसको बोलते हैं सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर, जो सब म्यूकोसा लेयर है इसकी खास बात क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी। दूसरा इसके अंदर थोड़ा सा ना नर्व सेल्स हैं वो आती हैं, ब्लड है वो ब्लड वेसल्स आती है और लिम्फ नोड आती है। नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट, ये सारी की सारी इसके अंदर तक आती हैं। फिर उसके बाद में जो ड्यूडेनम पार्ट है वहां पर इसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। ड्यूडेनम पार्ट में ग्लैंड्स प्रेजेंट। तो ये सब म्यूकोसा की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं सबसे लास्ट, सबसे अंदर वाली लेयर की, जिसे म्यूकोसा लेयर कहते हैं। और म्यूकोसा लेयर की बात यह है कि यहां पर उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। इन उंगली नुमा उभार को कहते हैं विली, और ये जो लेयर है इस लेयर का नाम है म्यूकोसा लेयर। चौथी लेयर म्यूकोसा लेयर। और मैं म्यूकोसा लेयर को थोड़ा सा डिटेल में इधर बता देता हूं। देखो, म्यूकोसा लेयर की बात करें तो ये सबसे अंदर वाली लेयर है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर। एक चीज इनर मोस्ट लेयर है। दूसरी बात, ये इसमें गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। गोबलेट सेल प्रेजेंट होती है। ये गोबलेट सेल म्यूकस रिलीज करती है, म्यूकस सिक्रीशन। और म्यूकस सिक्रीशन है वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। लुब्रिकेशन, चिकनापन उसमें हेल्प करता है। फिर उसके बाद में इसमें उंगली नुमा उभार है, फिंगर लाइक। इन्हें बोलते हैं विली, और वो होते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है उसमें उंगली नुमा उभार होंगे। और ये जो विली है ये एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करते हैं। एब्जॉर्प्शन, ये विली है वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। समझ में आ गया कैसे? जैसे मान लो मैं एक लाइन खींचता हूं, अगर ये पेन इंक वाला पेन होता तो इसमें कितनी इंक लगी, और यदि मैं इतनी ही लंबाई की लाइन खींचूं लेकिन इस लाइन को मैं ऐसे मोड़ मोड़ के खींचूं, अगर वैसे देखा जाए तो लेंथ तो उतनी ही लंबी आएगी, लेकिन अब सोचो इंक ज्यादा लगी ना, इसे बोलते सरफेस एरिया बढ़ गया। तो ये विली का काम ही यही है, सरफेस एरिया को बढ़ाने का। विली के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, लिम्फ वेसल जिसको अपन बोलते हैं लैक्टियल, वो प्रेजेंट होती है। लैक्टियल बोलते हैं, लैक्टियल प्रेजेंट होती है। और जो म्यूकोसा है वो स्टमक के अंदर ग्लैंड्स बनाती है।
मतलब मैंने क्या बोला, ईसोफेगस से लेके पूरा का पूरा आहार नाल तक ये लेयर्स होती है। तो स्टोमक वाला जो पार्ट है उसमें ये ग्लैंड्स बनाती है, स्टमक में ग्लैंड्स बनाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो बनाएगी। और इसके बाद में देखो विली की स्ट्रक्चर बताता हूं। विली क्या, एक ऐसे उंगली नुमा उभार होते हैं। अब ये जो उंगली नुमा उभार है ना, इन उंगली नुमा उभार में एक खास बात है। इस प्रकार से इन उंगली नुमा उभार का सबसे जो नीचे वाला पार्ट है इसे बोलते हैं क्रिस्टी, सॉरी क्रिप्ट्स बोलते हैं इनको, क्रिप्ट्स। और इनकी खोज जो है वो एक साइंटिस्ट ने करी थी, तो इन्हें उसके उनके ओनर में क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन बोलते हैं। क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन। वेल ये चीज तो है ही, अब और समझिए। इन विली के अंदर एक तो जाती है लिम्फ, ये है लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल इज रिलेटेड विथ इम्यून सिस्टम, ये लिम्फ वेसल है। लैक्टियल जिसको बोला ना, लिम्फ वेसल। और लिम्फ वेसल के साथ इसके अंदर जाती हैं ये ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स। तो जब एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन करके जो मटेरियल अंदर लिया जाएगा वो ब्लड के अंदर डाल देंगे, ब्लड से चला जाएगा आगे तक। तो ये हुआ अपने पास में एक बार के लिए एलिमेंट्री कैनाल के बारे में लगभग सारी की सारी बातें। बाकी जो है वो अपन ग्लैंड्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, एक साथ इसे करना सही नहीं है। तो आप एक बार ये अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।